तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 30 अप्रैल 2025 और वार है बुधवार। आज पूरे प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा के 31 लाख युवाओं को सीईटी का इंतजार 3 साल से नहीं करा पाई बीजेपी सरकार पेपर। इसके बगैर ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 12,000 परिवारों ने दी फर्जी तलाक। पुलिस जांच में हुआ इसका बड़ा खुलासा। 100 करोड़ की लगी चपत। नूंह समेत 3 जिलों में फैला है नेटवर्क, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलेगी फ्री कोचिंग। इस जिले में खुलेगा परशुराम ज्ञान गंगा सेंटर, बताएंगे पूरी खबर। पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोका। 5 जिलों के पेयजल सिंचाई पर असर। सीएम मान बोले 1 बूंद ज्यादा नहीं देंगे। सैनी बोले ये गलत बात है। अंबाला में 100 एकड़ खेतों में लगी आग। फसल अवशेष जलकर हुए राख। तेज हवा से फैली आग 3 घंटे में पाया काबू, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी आग। क्लासरूम में धुआं भरते ही भगदड़ मच गई। अंदर 500 बच्चे पढ़ रहे थे, सब बैग किताबें छोड़कर भागे, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में आइसक्रीम बेच रहे पाकिस्तान के पूर्व सांसद टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के आदेश के बाद सुर्खियों में है, बताएंगे पूरी खबर। अनिल विज बोले यह समय एकता दिखाने का। कांग्रेस के पोस्टर पर किया पलटवार। पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के मोरखेड़ी गांव में रात्रि ठहराव कार्यक्रम। 3 माह में स्टेडियम, ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम बनेगा। 24 घंटे बिजली मिलेगी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। 15 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। चारधाम यात्रा आज से हुई शुरू। कैसे पहुंचे, कहां रुके, खर्च से लेकर गाइडलाइन तक सब बताएंगे आगे खबर में। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। और कमेंट में जरूर लिखकर बताना कि आप हरियाणा के किस जिले से हमारी खबरें देख रहे हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है। सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का नोटिफिकेशन फर्जी निकला। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने तुरंत इसका खंडन करते हुए इसे गलत बताया। प्रदेश में ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए यह सीईटी महत्वपूर्ण है, जिसका एग्जाम पिछले 3 सालों से नहीं हुआ है। इससे लाखों युवा सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के अनुमान के अनुसार इस बार करीब 31 लाख अभ्यर्थी सीईटी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र में मई महीने में सीईटी कराने की बात करी थी, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट तारीख जारी नहीं करी है। फर्जी नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद चेयरमैन हिम्मत सिंह ने युवाओं से इस पर विश्वास न करने की अपील करी है। उन्होंने कहा है कि आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर सही नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस बीच यह उम्मीद जताई जा रही है कि मई के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन आ सकता है और महीने के अंत तक परीक्षा आयोजित करी जा सकती है। पहली बार सीईटी नवंबर 2022 में हुआ था, जिससे 8 लाख युवाओं ने इसमें भाग लिया था। इस बार ग्रुप सी और डी के लिए परीक्षा का स्तर क्रमशः 10+2 और मैट्रिक का स्तर होगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी, जिसमें हर अनआंसर्ड प्रश्न के लिए 1 अंक काटा जाएगा। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल का दर्जा पाने के लिए एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि लगभग 12,000 से अधिक जोड़ों ने बीपीएल वर्गीकरण के लिए जरूरी आय सीमा को पूरा करने के लिए फर्जी तलाक के दस्तावेज जमा किए हैं। जांच में परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी में इनकम रिकॉर्ड में हेरफेरी का पता चला है। पुलिस ने इस मामले में नागरिक संसाधन सूचना के जिला प्रबंधक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर फर्जी पीपीपी दस्तावेज बनाने और रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क नूंह समेत कई जिलों में फैला हुआ है और हजारों परिवारों की आय को गलत तरीके से कम करके दिखाया गया है। अनुमान है कि इस धोखाधड़ी से सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस फर्जी लाभार्थियों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि जोड़ों ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से खाली कागजात जमा किए, जिन्हें CRID के अधिकारियों ने वैध तलाक के दस्तावेजों के रूप में प्रमाणित किया। इससे 2 अलग अलग परिवार ID बन गई और दंपतियों की आय 1.80 लाख रुपए से कम हो गई, जिससे वे बीपीएल श्रेणी में आ गए। पुलिस मामले की गहनता से फिलहाल जांच कर रही है। हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भगवान परशुराम जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कार्यक्रम में उनके साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और कई वरिष्ठ नेता भी उस समय मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर हरियाणा सरकार ने शिक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल की घोषणा करी है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में परशुराम ज्ञान गंगा केंद्र खोले जाएंगे, जहाँ जरूरतमंद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा। यानी अब
हरियाणा के युवाओं को मिलेगा बेहतरीन मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की ओर नया रास्ता। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान परशुराम के शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण होने की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता से करी है। उन्होंने बताया कि कैथल में बन रहा मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम के नाम पर बनेगा और परशुराम जयंती पर अब हरियाणा में राजपत्रित अवकाश रहेगा। सीएम ने युवाओं से नशामुक्त हरियाणा संकल्प लेने की अपील करते हुए सबका साथ सबका विकास का संदेश भी दोहराया। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर छिड़ा घमासान। भाखड़ा नहर के पानी के बंटवारे पर दोनों राज्यों में टकराव गहरा गया। पंजाब की आप सरकार ने हरियाणा को मिलने वाले पानी में भारी कटौती कर दी है। पहले 9,500 क्यूसेक पानी मिलता था, अब सिर्फ 4,000 क्यूसेक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का साफ कहना है कि हरियाणा को देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने मान से बातचीत कर जल्द ही पूरा पानी देने की मांग करी है। इस कटौती का असर 20 मई से दिखने लगेगा, जिससे हरियाणा के 5 जिलों हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और महेंद्रगढ़ में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर दबाव डालने का आरोप लगाया और कहा कि अगर केंद्र पाकिस्तान का रोका पानी पंजाब को दे तो वह हरियाणा को दे सकते हैं। 1981 के जल समझौते के तहत हरियाणा को पंजाब से 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिल रहा है, जो सिंचाई और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है। भाखड़ा नहर का पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति को पूरा करता है। अंबाला में किसानों पर कुदरत का कहर। चोड़मस्तपुर और मुजफ्फरपुर में कल सुबह लगभग 100 एकड़ खेतों में धधकती आग ने फसल अवशेषों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। सुबह 9:30 बजे शुरू हुई यह आग तेज हवाओं के चलते देखते ही देखते बहुत ज्यादा फैल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसानों की मेहनत जलकर स्वाहा हो चुकी थी। किसान सुनील शर्मा ने बताया कि आग मुजफ्फरपुर गाँव में शुरू हुई थी और पल भर में 100 एकड़ में फैल गई। दमकल कर्मियों ने बिजली के तारों को आग का संभावित कारण बताया है, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। डीएफओ पंकज पराशर ने तेज हवाओं को आग बुझाने में बड़ी बाधा बताया। इस अग्निकांड से दोनों गांव के किसानों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि अब उन्हें जानवरों के लिए भूसा भी अलग से खरीदना पड़ेगा। करनाल से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में दोपहर के वक्त अचानक आग लगी। उस समय इंस्टीट्यूट में करीब 500 बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे थे, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चे अपनी किताबें और बैग छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। धुआं उठता देख बच्चों ने चीख पुकार करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी। इंस्टीट्यूट संचालक जितेंद्र अहलावत ने बताया कि 3 मंजिला बिल्डिंग में से 22 से 25 कमरे हैं और यहाँ एक साथ 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं। आग लगने के तुरंत बाद सायरन बजा दिया गया और कर्मचारियों ने अनाउंसमेंट कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि भगदड़ में कुछ बच्चे अपना सामान क्लासरूम में ही छोड़ आए। फायर ऑफिसर रणदीप चौहान ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। राहत की बात यह है कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल इंस्टीट्यूट के पास फायर एनओसी और बच्चों के बैठने की क्षमता समेत अन्य दस्तावेजों की जांच करी जा रही है। पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। कभी पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार में सांसद रहे दिवाया राम आज हरियाणा के फतेहाबाद में आइसक्रीम बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर उनका परिवार 25 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से भारत आया था। 80 वर्षीय दिवाया राम बताते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय के कारण उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2000 में वे अपनी पत्नी और बच्चों समेत 13 सदस्यों के साथ भारत आए थे और धीरे धीरे उनके परिवार की संख्या 30 तक पहुंच गई। दिवाया राम और उनके परिवार ने 2018 तक वीजा बढ़वाया और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उनके चचेरे भाई ओम प्रकाश भी 2006 में अपने परिवार के साथ रतिया आ गए थे। उनके परिवार में 6 सदस्यों को नागरिकता फिलहाल मिल चुकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिवाया राम ने कहा कि वे अपना बाकी जीवन भारत में ही बिताना चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का मौका मिलने पर सबसे पहले वो ही हथियार उठाएंगे। फतेहाबाद के एसपी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि पाकिस्तान से आए कुछ लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिनकी जांच फिलहाल चल रही है और नियमों के तहत किसी को भी वापस नहीं भेजा जाएगा। कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी पर जिम्मेदारी के समय गायब शीर्षक से बिना सिर का पोस्टर ट्वीट करने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि यह युद्ध का समय है और इस समय आपसी विवादों में उलझना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट होकर पीएम मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। विज ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हासिम मूसा पर पाकिस्तान के इनकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान निर्दोष है तो उसके नागरिक देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। विज ने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और
पीएम मोदी ने भी न्याय का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को लॉन्च पैड से हटाने पर विज ने कहा कि आतंकी कहीं भी छिप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कश्मीर की खुशहाली को पाकिस्तान की चिढ़ का कारण बताया और कहा कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकी हमले कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला खंड का मोरखेड़ी गांव अब बनेगा मॉडल गांव। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हुए रात्रि ठहराव में अतिरिक्त उपायुक्त ने विकास की गंगा बहाने का ऐलान भी कर दिया है। गांव में 3 महीने के भीतर स्टेडियम, महिला सांस्कृतिक केंद्र, ई-लाइब्रेरी और इंडोर जिम बनकर तैयार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन भी बिछ रही है और नाले का निर्माण भी जल्द पूरा होगा। ग्रामीणों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब गाँव में हर दिन पशु चिकित्सक मौजूद रहेंगे और 29 अप्रैल से लड़कियों के लिए शुरू होगी नियमित बस सेवा। हर घर में चमकेगी सोलर ऊर्जा और दलित पिछड़ा वर्ग की बस्ती में लगेंगे नए बिजली के खंभे, जिससे 20 दिन में मिलेगी 24 घंटे बिजली पानी। ट्रांसफर पर लोड ज्यादा हुआ तो नया भी लगेगा। युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का आह्वान भी किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 30 अप्रैल तक करें ऑनलाइन आवेदन। रात्रि ठहराव में लगे शिविरों में ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच और कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर ही लाभ मिला। मोरखेड़ी गांव विकास की नई राह पर अग्रसर हो चला है। ITI पास युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार दे रही है उन्हें एक सुनहरा मौका। बनिए अप्रेंटिस और पाइए शानदार करियर की राह। DC विक्रम यादव ने किया ऐलान। प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में अप्रेंटिसशिप के लिए मांगे जा रहे ऑनलाइन आवेदन। अगर आप भी ITI पास हैं तो 15 मई तक apprenticeship.india.gov.in पर जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह मौका साल 2025 की दूसरी अनुसूची के दूसरे चरण के लिए है, इसलिए देर न करें। ध्यान रहे, आवेदन की आखिरी तारीख के बाद कोई अर्जी स्वीकार नहीं करी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए www.itiharyana.gov.in पर जाकर विजिट करें। अब जानते हैं कि इसमें कौन कर सकता है आवेदन। वही युवा जो हरियाणा के स्थायी निवासी हों या जिन्होंने हरियाणा से 10वीं पास करी हो या फिर चंडीगढ़ के रहने वाले हों। साथ ही हरियाणा या चंडीगढ़ के किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ITI से NCVT और SCVT के तहत ITI कोर्स पास होना जरूरी है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 20% और पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीटें इसमें आरक्षित हैं, इसलिए यह अवसर सभी के लिए खास है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी सही ईमेल ID, मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज कराना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सारी जरूरी सूचनाएं इसी पर भेजी जाएंगी। किसी भी जानकारी के लिए अपने नज़दीकी राजकीय ITI संस्था में से आप लोग संपर्क भी कर सकते हो। तो ITI पास साथियों, अब इंतजार किस बात का, उठाइए कदम और भर दीजिए ऑनलाइन फॉर्म, क्योंकि यही मौका है आपके सपनों को उड़ान देने का। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आज से आगाज होने वाला है और लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए उत्सुक भी हैं। यात्रा की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है कि कहां पर ठहरें। आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हम आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री की। इन क्षेत्रों में सीमित संख्या में होटल हैं और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी बुकिंग पहले से ही करा लें। उत्तरकाशी में भी बहुत अच्छे विकल्प मिल सकते हैं, जहां से आप इन धामों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम की। यहाँ ठहरने के लिए GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस और कुछ निजी लॉज उपलब्ध हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भी आवास विकल्प मौजूद है, जहां से आपको केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग शुरू करनी होती है। चलिए बात करते हैं बद्रीनाथ की। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा है और यहाँ विभिन्न प्रकार के होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अपनी बजट और सुविधा के अनुसार आप इनका चयन कर सकते हैं। यात्रा के दौरान रास्तों में भी कई छोटे बड़े विश्राम गृह और होटल मिल जाएंगे। हालांकि पीक सीजन में भीड़ को देखते हुए पहले से बुकिंग कराना समझदारी भरा कदम होगा। ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स और GMVN की वेबसाइट आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अपनी यात्रा को और ज्यादा आरामदायक और यादगार बनाने के लिए आवास का सही चुनाव करने के बाद ही यात्रा पर निकले। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।